जो घोषणा पत्र था उसमें 36 पॉइंट थे। उस 36 पॉइंट के मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे सरकार ने अमल में लाया होगा। उसमें जो सबसे अहम जो पॉइंट था वो था कर्ज माफी का। आप सोचिए, किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। आप समझिए इस बात को, आपका कर्ज तो माफ हुआ लेकिन राज्य के ऊपर कर्ज बढ़ गया। तो आप बताइए, जिस कर्ज को आपका माफ हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज राज्य स्तरीय लेकर आपके कर्ज को फिर से बढ़ा दिया। क्या कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड से उस कर्ज को अदा करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस कर्ज को अगर छूटेगा तो वो छत्तीसगढ़ की जनता ही है जो कर देकर इस कर्ज को छूटने का काम करेगा। तो जो कर्ज माफी छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस सरकार अभी वर्तमान में है, उस कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जो पहला बिंदु था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज तो माफ हुआ लेकिन कर्ज लेकर कर्ज माफ किया गया। अभी छत्तीसगढ़ पर जो कर्ज है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अगर कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछले 4.5 साल तक सरकार को इस बात की याद नहीं आई कि छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार, उन्हें भत्ते की ज़रूरत है, उन्हें जीवन यापन करने के लिए सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन जब वोट लेने की बारी आई तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव से 6 महीना पहले फिर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता को फिर देना शुरू किया। उसमें भी इस तरह से नियम कानून बनाए गए कि जो पात्र थे वो भी इस नियम कानून की वजह से अपात्र हो गए और कुछ चुनिंदा लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। फिर कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में एक और बात थी कि हम यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी करेंगे। मैं समझता हूं कि शराबबंदी तो नहीं हुआ लेकिन शराब घोटाला जरूर हो गया, और उम्मीद करते हैं कि जिस सरकार ने जिस शराब घोटाले से घोटाला किया है, उस घोटाले के पैसे से जो कर्ज बढ़ा है, उस कर्ज का जो कर्ज है उसे छूटने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार ने शराबबंदी का वादा तो किया लेकिन शराब बंद नहीं हुआ, बल्कि शराब बेधड़े तरीके से ग्राम पंचायतों तक, गली मोहल्ले तक बिकवाने का काम इस छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा किया गया। फिर इन्होंने कहा कि हम जो दाल है, जो तेल है, जो नमक है और जो मिट्टी तेल है, इसकी जो कीमत है वो सस्ते से सस्ते दाम तक आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप बताइए, दाल की जो कीमत थी वो 200 रुपये तक पहुंच गई है। जो तेल था जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, उस तेल की कीमत आप बताइए, जो 1200 से 1500 में मिलता था वो 2500 तक उस तेल की कीमत को बढ़ा दिया गया। जो मिट्टी का तेल 10 रुपये लीटर मिलता था उसे इस तरह से वृद्धि किया गया कि 140 से 150 रुपये तक वो मिट्टी का तेल मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो लिखी थी कि हम सस्ते दाम पर दाल, तेल, चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराएंगे, ये सरासर एक जुमला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम गुणवत्ता युक्त इलाज की सुविधा देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से अगर कोई मरीज जाता है तो उसे रिफ़र कर दिया जाता है दूसरे अस्पताल में, यानी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसे क्या कर दिया जाता है, रिफ़र कर दिया जाता है। तो सरकार का जो पॉइंट है, हम गुणवत्ता युक्त इलाज सुविधा देंगे, वो पूरी तरह से एक तरह से झूठ है। फिर उन्होंने कहा कि हम नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देंगे। सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, जो यूनिवर्सिटी थी उनको बर्बाद किया जा रहा है, जो शिक्षा थी उसकी गुणवत्ता को खत्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार लिख रही है कि हम नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम फ्री शिक्षा देंगे। आप बताइए कि शिक्षा के स्तर में अभी छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? आप बताइए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समाचार पत्रों से, टीवी से, हर तरह से आप समाचार आप तक पहुंचते हैं, तो आप बताइए कि शिक्षा के स्तर पर हम कहाँ हैं? अगर शिक्षा के स्तर पर हम नीचे से आते हैं, फिर
नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो निःशुल्क शिक्षा है वो एक कोरे कागज के रूप में एक लिखा गया है कि नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा मिलेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि फ्री शिक्षा किसी काम की नहीं है। सरकार ने फिर कहा कि भूमिहीन किसान जो घर में 5 सदस्य हैं उनको हम घर देंगे, बाड़ी देंगे और उन्हें मालिकाना हक देंगे। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने घर, बाड़ी और जमीन का मालिकाना हक दे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो लोग कब्जाधार उन्हें पट्टा दिया जाएगा, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ में किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को पट्टा देने का काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो जंगल एरिया है, वन क्षेत्र है, वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें वहाँ का मालिकाना हक देते हुए उन्हें पट्टा दिया जाएगा। लेकिन हसदेव जंगल में जो आदिवासी समाज, जो 10,000 परिवार थे, उस आदिवासी समाज को बेदखल करके हसदेव जंगल को अडानी के हाथों बेचने का काम इस छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूं कि भूमिहीन किसानों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया है। और उन्होंने आदिवासियों के लिए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को लागू करेंगे, लेकिन सरकार इस मुद्दे को ही भूल गई। अभी जो अनियमित कर्मचारी हैं, जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, वो लोग महीने भर से भी ज़्यादा अभी धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो जो यहाँ संविदा है, जो अनियमित है, जो दैनिक भोगी, इन सब को हम नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ 6 महीना चुनाव का बचा है। किसी भी विभाग में नियमितीकरण के लिए कांग्रेस की सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा और बाड़ी और पशुपालन को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों की जो खेती में लगने वाली जो लागत है वो कम हो। आप बताइए, क्या मनरेगा को कृषि में जुड़ने से क्या किसान का जो लागत है वो कम होगा? एक तरफ सरकार ने घोषणा पत्र में लिखा कि मनरेगा से जुड़ने से कृषि की जो लागत है वो कम होगी, लेकिन दूसरे तरफ जो खाद्य, जो किसान खेत में डालने के लिए जो खाद लेते हैं, जो बीज लेते हैं, जो सींचने के लिए दवाई लेते हैं, उनकी कीमतों को किस तरह से बढ़ा दिया गया है। तो सरकार ने जो कहा कि हम यहाँ पर मनरेगा से कृषि को जोड़कर किसानों के जो कृषि की लागत उसे कम करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। किसानों की जो लागत थी वो दोगुने उस स्तर से भी ज़्यादा स्तर पर उनकी लागत बढ़ गई।